सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद द रिवीजन ऑफ सेम चैप्टर जो हमने कल स्टार्ट किया था, लास्ट चैप्टर ऑफ सिलेबस कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एंड विल ट्राई ये रिवीजन जो है वो आज फिनिश हो जाए और चैप्टर अगला अगर हो तो वो भी हम स्टार्ट कर लें, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नया स्टार्ट कर लेंगे। इसमें से हमने कल जो किया था मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स था, और एक हमने हल्का सा क्वेश्चन बीच में से किए थे डिस्कस रिड्रेसल मशीनरी के, जो 3 टायर मशीनरी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, है ना। और एक सिर्फ मैंने राइट्स ऑफ कंज्यूमर के नेम्स पूछे थे आपसे, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था हमने, सिर्फ नेम पूछे, इतना हमने कल कर लिया था। एनीवन कैन रिपीट द मीनिंग ऑफ अ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? नेम्स ऑफ द कंज्यूमर एज पर मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। वसुंधरा, दिवांशी, मौलिक हो गई तीनों, और कोई? सिर्फ नेम बताने हैं आपने, मीनिंग बताना है आपने इसका कंज्यूमर का। इशिता, बोलिए। consumer refers to that under which the buying of goods and services which are under a promise, but these goods are not used for the resale or for the commercial purpose. पैसों की तो आपने बात की नहीं करी, पैसे के बारे में आपने क्या कहना है? कंसिडरेशन उसने पे करी कि नहीं पे करी? So which are under the promised अच्छा, or half. तो वो कंज्यूमर, अगर मैं पैसे सारे पे कर दूं मैं कंज्यूमर नहीं हूँ? So yeah. नहीं हूँ, नहीं हूँ कि नहीं हूँ, कॉमा कहाँ है आपका? So वो consumer. कंज्यूमर, अगर मैं थोड़े से दे दूं थोड़े से ना दूं फिर मैं कंज्यूमर हूँ? So yes. मैं हूँ। अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, मैं कहता हूँ 1000 रुपये है, मैं बाद में दूंगा सारे पैसे, फिर मैं हूँ? So yes. मैं फिर भी हूँ, है ना। अगर मैं कहूँ मैं इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा हूँ, महीने महीने के बाद पैसे दूंगा, फिर मैं हूँ? So yes. मतलब बच्ची सच बोलती है, कल भी यस जैसी कह रही थी इस टॉपिक पे, आज भी यस जैसी कह रही है इसी टॉपिक पे। मेरे ख्याल से कल भी आप पे ये पॉइंट आया था। मेन पॉइंट यहाँ पे कंज्यूमर का यही है, एक तो वो है जो कंज्यूम करता है, गुड्स को परचेज करता है गुड्स को, लेकिन रीसेल के नहीं करता है। पैसों की बात भी करनी है इशिता, कल भी आपने यही कहा था, और मैंने कल भी आपसे यही पूछा था कि अगर मैंने सारे पैसे नहीं पे किए तो मैं कंज्यूमर नहीं हूँ? आपने कहा सर हो। अगर मैंने थोड़े पे कर दिए मैं हूँ? हाँ जी सर हो। तो सारा कुछ है तो बताओ ना फिर। पैसों की यहाँ बात ही नहीं है, पैसे यहाँ पे किए हों चाहे ना पे किए हों, चाहे थोड़े पे किए हों, चाहे इंस्टॉलमेंट्स में हो, चाहे प्रॉमिस ही किया हो, सारे क्रेडिट पे हो, तब भी वो कंज्यूमर है, बिकॉज ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड, he has started using the product, consuming the product, so he is a consumer। बड़ा सारा इसका मीनिंग है, आपने किया है एग्जाम में, आपको आया होगा जिन्होंने किया है, बड़ा सारा मीनिंग है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स इसके थे, या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 इसके थे। तो हमें जो एग्जाम से पहले आता होना चाहिए, जिस चीज को नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आता होना चाहिए था, एग्जाम में आ गया हमें नहीं आता था, हम उसके बाद आता होना चाहिए था। उसके बाद भी नहीं किया हमने, पेपर को रिवाइज किया, उस डिस्कस किया, तब भी यही बात हुई थी, वो तब आ जाना चाहिए था। उसके बाद कल फिर पॉइंट ये डिस्कस हुआ, कल तो आ जाना चाहिए था। आज भी कई बच्चे और होंगे जिनको नहीं आता होगा, बता नहीं पाएंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर क्या है और कितना सिंपल है वो। ओके, गिव मी द नेम्स ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, नेम्स, नेम्स ओनली। इशिता अगेन, इशिता डोंट टेल मी सर कंज्यूमर, दूसरा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, डोंट टेल मी। Right. I don't Right right to to be informed, right to be informed, और that right to consumer education, ये मत कह देना आप, है ना। बताओ अब। So, right to safety, right to hurt, right to choose, right to seek address, right. मुकेश जी आप आवाज बंद कर लो, बच्ची बोल रही है। बोलो इशिता, पापा की आवाज। Right to consumer education, right to be informed. राइट टू, Right to be informed. मैंने पहले ही कहा था राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू बी इन्फॉर्म्ड मत बोलना, कुछ और होता है इसकी जगह पे, क्या होता है?
Right. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का क्या होगा? राइट टू एजुकेशन नहीं है वो, इशिता? सर राइट टू एजुकेशन कंज्यूमर एजुकेशन है, कल यही था। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन ही है इशिता। मैंने कहा आप गलत बोलो, बाद में मैं ठीक करूं, मैं ही गलत बोल देता हूं ताकि आप उसको ठीक कर, है ना? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, Informed. राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, और एक कौन सा रह गया? राइट टू बी हर्ड। Right. राइट टू बी हर्ड, ये राइट्स हैं। हु विल एक्सप्लेन द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड? इशिता का हैंड परमानेंटली रेस किया हुआ है। इशिता ने, इशिता आज पूरी फॉर्म में। इशिता कहते सारे आंसर मैंने देने हैं आज, जो मर्जी हो जाए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तनवीर? So the consumer has a right to be informed about all the information regarding the product or service he or she is receiving or buying, which includes the ingredients of the goods or the product expiry date, the max retail price, and the quantity or quality. एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, है ना? अब यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे आपने शुरू किया तनवीर, आपने कहा विच ही और शी इज बाइंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन ही एंड शी विल बी दिस एंड हिमसेल्फ हरसेल्फ, देन दिस दैट। इस पे टाइम मत वेस्ट करना। लेट अस assume that the consumer is a male member of the society, go for he him, no problem is there। ठीक है, समझ आ रही है बात मेरी तनवीर आपको, है ना? डोंट गो Yes, फॉर sir. ही और शी, हर बार लिखना पड़ेगा ही वर्ड तो बड़ी बार ही आएगा। अज्यूम दैट ही इज द कंज्यूमर इज अ मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ही पे आ जाओ। अनलेस कोई केस स्टडी आ जाए वहां पे कंज्यूमर का नाम लड़की वाला हो, है ना, तो वहां पे शी पे आ जाना। इस सेंटेंस मेकिंग में मत जाना कि ही शी है, मतलब मैं ही लगाया है तो मैं वाज लगाऊंगा, इज लगाऊंगा, वर नहीं लगाऊंगा। ऐसे मार्क्स नहीं कटते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स के मार्क्स बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में नहीं कटते हैं, सिर्फ इंग्लिश में कटेंगे। ठीक है, ज्यादा भी एक्सप्लेन कर देंगे तो टाइम कहीं ना कहीं हमारा कम हो जाएगा। हमने वहां पे ही और शी वाला नहीं बताना, हमने वहां पे कंज्यूमर के बारे में बताना है। तो लेट अस अज्यूम कंज्यूमर इज ही, उसके हिसाब से चलो। ठीक है, क्योंकि ये ही वाला वर्ड, शी वाला वर्ड बहुत बार ही आएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ वो बारी आ जाएगी, इसके अलावा ऐसे कई वर्ड आ जाएंगे। अगर कंज्यूमर का नाम दिया हुआ है, फिर जो दिया ही दिया है तो ही, शी दिया है तो शी। ठीक, तनवीर, डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस थिंग, अदरवाइज द आंसर इज वेरी मच राइट दैट द कंज्यूमर हैज एवरी राइट to be informed about all the particulars of the product which he is purchasing or the service which he is using। now what is the detail of the product? अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके सपोज कोई खाने वाली चीज है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, उसका बार कोड क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसका एमआरपी क्या है, देन कहाँ बनी है वो, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो वेज है या वो नॉन वेज है, ऑल द थिंग्स। वो चाहे वो 1 रुपए की हम चीज परचेज कर रहे हो खाने वाली, चाहे हम 1000 रुपए की, 2000 रुपए की परचेज कर रहे हैं, हर एक पे लिखा होना चाहिए द कंज्यूमर मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट। दिस इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देन राइट टू बी हर्ड, who will explain this? Right to be heard। बस चलो, अब मैंने शुरू कर दिया पूछने क्वेश्चंस। जिन्होंने हैंड नहीं रेज किए उनसे, अब अगर आपने नहीं बताना है ना तो हैंड रेज कर देना। अगर आपने ना बताना हो ना तो हैंड रेज कर देना। मैंने उनसे पूछने हैं जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए। प्रथम मक्कड़, अब सिर से ना हाथ मारिए, उस सबने मेरा नाम ले लिया। सर मेरा नाम राइट टू बी हर्ड में आपका नाम प्रथम राइट टू प्रथम नंबर पे आना चाहिए था, मैं तो थर्ड फोर्थ नंबर पे पूछ रहा हूँ। बताओ। राइट टू बी हर्ड में ये आएगा अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, मतलब उसको हाई रेट पे सेलिंग हो रही है उसके साथ, तो वो सेलर के साथ मतलब उसको बोल सकता है कि आप महंगी बेच रहे हो और सेलर को उसकी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, मतलब हर्ड हर्ड से आपने एस्टिमेट लगा लिया कि ये ऐसा ही कुछ होगा। कैसे बोल सकता है वो?
लड़ेगा जाके, दुकानदार के पास जाएगा और गुत्तम गुत्ती हो जाएगा क्या, या कुछ और? हाउ ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू बी हर्ड? प्रथम मक्कर तेरा ही क्वेश्चन है बेटा, ये दोबारा बता दो एक बार। सर ये नहीं पता। ये नहीं बताया गुत्तम गुत्ती होना है कि नहीं होना, कैसे? हाउ ही शुड बी हर्ड, हाउ ही शुड बी हर्ड? अच्छा वो कोई होता है ना, एक्ट उक्ट होता है, उसके हिसाब से चलेगा, होता नहीं, वो नहीं मेरे को पता सर। लेबर एक्ट होता है, लेबर लॉस, उसके में जाएगा वो? नहीं नहीं हाँ, किसमें नहीं जाएगा? नहीं, प्रोड्यूसर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन है सर ये। हाँ, उसमें जाएगा, सीधा और चल जाएगा, उसके पास पहले राइट अपना एक्सरसाइज करेगा तभी जाएगा वो। राइट टू बी हर्ड, यस अपना कोई एक्ट उक्ट होता है कहता, ऐसे लिख के आना बेटा, एक्ट उक्ट, है ना? मैं स्पेलिंग बता दूं, कहीं बाद में मत कहना सर ने स्पेलिंग नहीं बताई एक्ट उक्ट के। ये एक्ट के स्पेलिंग है और ये उक्ट के स्पेलिंग है। एक्ट उक्ट ऐसे लिख के आना, वहां पे अपना कोई एक्ट उक्ट होता है, जैसे कोई सेल्फ मेड एक्ट ही होता है हमारा प्रथम हमने ही बनाया वो शायद, जो उस एक्ट उक्ट के बारे में लिख के आना कि सर ये वाला एक्ट होता है। हाउ ही कैन बी हर्ड, व्हाट इज द पॉइंट हियर? कौन बताएगा मेरे को? By filing an FIR. बाय फाइलिंग FIR in the station, police station. सही। तो सिविल एक्ट चला गया बेटा, आप तो सिविल लॉ में चले गए हो, तो कम ही खराब कर दिया है आपने। बेटा ऐसा नहीं पढ़ाया मैंने आपको। और कोई? अब किससे पूछूं जिसने हैंड रेज नहीं किया हुआ? मौली ने हैंड रेज नहीं किया, मौली बताओ। मौली वो चला गया, मौली पहले हैंड रेज करती होती थी, अब मैंने कहा मैंने नहीं पूछना, मौली ने हैंड रेज करना छोड़ दिया बताओ मौली। For this purpose, हम्म? so for this purpose, many organizations have opened customer care cell to hear the grievances of their consumers. यस, उनके पास कस्टमर के पास उसके प्रोडक्ट के ऊपर वहां पे या टोल फ्री नंबर होता है या उनकी मेल आईडी होती है, उसके थ्रू ही शुड बी हर्ड अबाउट दिस। उसमें वो कंप्लेंट कर सकती है। एफआईआर कहाँ से होगी बीच में? गुड़िया क्या पढ़ गया ये आज? अच्छा, एफआईआर कंज्यूमर एक्ट में जाएंगे हम, वहां पे हम एप्लीकेशन देंगे, वो हमारी रिक्वेस्ट होती है। लेकिन उससे पहले एक बार तो हम कंपनी को बताएंगे ना कि यहाँ वहां से सामान परचेज किया, यहाँ हमने यूज करना शुरू किया, चीज खराब निकली, सीधी कंज्यूमर एक्ट में कंपनी को नहीं पहले बोलेंगे कि आपका सामान खराब निकला है, क्या पता कंपनी ही रिप्लेस कर दे या उसको ठीक कर दे। पहले उसको इन्फॉर्म करना है कंपनी को, कंपनी विल हियर यू, दिस इज अ राइट टू बी हर्ड। कि हाँ, इसीलिए कंपनी ने अपने टोल फ्री नंबर्स दिए होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने ईमेल आईडीज दिए होते हैं, इसके लिए हमारे पास रिटेलर भी है जहां से अगर हमने परचेज किया सामान, अगर हम डायरेक्टली कंपनी से परचेज करें तो कंपनी का नंबर है। ये हमें रिटेलर सुनेगा, हमें होलसेलर या कोई एजेंट वो सुनेगा, फिर कंपनी भी हमें सुनेगी। वहां से नहीं होता है देन वी हैव द ऑप्शन कि हम कंज्यूमर एक्ट में जाएं और अप्लाई कर दें उस एक्ट में जिसकी प्रथम मक्कड़ भी बात कर रहा था। उसके बाद हम जाएंगे ना, सीधे थोड़ी वहां पे चले जाएंगे, सीधे ही एफआईआर कर दें थोड़ी कैसी की तैसी हम कर दें वहां पे, ऐसा थोड़ी होगा, है ना? राइट टू बी हर्ड की जब बात करेंगे हम यही कहेंगे कि हमारे पास उनका टोल फ्री नंबर है, उनकी मेल आईडी है, हमारा ये हक बनता है कि वो हमें सुने, दिस इज राइट टू बी हर्ड। आप तो लड़ी पड़े हो उनके साथ नहीं, ऐसे नहीं करना बेटा, वो बेचारे भी तो इंसान ही है देन राइट टू सीक रिड्रेसल, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? मतलब कनिका एंड दिव्यांशी दे डोंट वांट टू आंसर, है ना? राइट टू सीक रिड्रेसल, बताओ दिव्यांशी। Sir, under right to seek redressal, consumer has the right to get the compensation or get the compensation to get the compensation to get their good replaced or to remove defect of their good or to get removed deficiency in their service. To seek redressal means he has every right to seek the redressal. Redressals क्या है, रेमेडीज क्या उनके पास अवेलेबल है, या तो वो चीज को ठीक कर दे, या तो वो चीज को रिप्लेस कर दे, है ना, या वो कोई इंजरी हुई है उसको वो कंपनसेट कर दे, जो हमने रेमेडीज लिखी हुई थी बाय गोइंग टू कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिस्ट्रिक्ट फोरम की यहाँ आप बात फॉर दिस, यहाँ पे आप बात कर सकते हो। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 3 टायर मशीनरी,
फॉर रिड्रेसल, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, यहाँ पे आप बता सकते हो उस एक्ट के बारे में जो किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आया। हाँ, किसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आया है? हु इज द फाउंडर ऑफ दिस एक्ट? नेम हिम। कनिका। यस, कनिका, ओनली कनिका नोज। ओके, जिसने ये एक्ट इजाद किया है, जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस में आया, उसका ही हैंड रेज हुआ। बोलिए श्री प्रथम मक्कर जी। सर हैंड ही रेज कर दिया था। हाँ? रेज कर दिया था मैंने। अभी तक आपके नाम पे एक्ट बोल रहा है ये एक्ट उक्त आपके नाम पे बोल रहा है क्या? आज के बाद ही बोलेगा ही। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज बीन मेड बाय, ये नया एक्ट उक्त बनेगा 2021 हो गया अब तो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उक्त 2021 बाय प्रथम मक्कड़। चलिए, अच्छा और कौन कौन से थे? राइट टू सेफ्टी, गुरलीन। Sir, according to this act, the consumer has the right. राइट, दिस इज नॉट एन एक्ट। बोलो। The consumer has the right. The consumer has the right to say the producer that if he is exploiting the customer and selling them the defective goods or the expired goods, he can file a complaint against the producer or the trader who is doing these malpractices and exploiting the consumers. फटाफट कंप्लेंट पे ड्राइंग क्यों चले जाते हो? पहले राइट का एक्सरसाइज कर लो। कंप्लेंट के फटाफट चले जाते हो। राइट टू बी सेफ, राइट टू सेफ्टी मींस ही हैज अ राइट टू बी सेफ अगेंस्ट द हैजर्डस गुड्स, अगेंस्ट द लो क्वालिटी गुड्स और अगेंस्ट एनी malpractices being done by the producer। तो ये आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज उसने कोई इलेक्ट्रिक आयरन परचेज करी, है ना, उसको करंट लग गया, तो उसके पास राइट है कि वो कंज्यूमर उसको बोले, प्रोड्यूसर को या रिटेलर को बोले कि आपकी जो है वो दूसरी प्रेस जो है वो, आयरन जो है वो ठीक नहीं है। उसने को एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है वो उसको बेच दी गई है ना। एग्जाम्पल साथ में ले लिया करो। इसकी तो एग्जाम्पल क्लियर कट्टी बनती है राइट टू सेफ्टी की, ठीक है। जो पहली आपकी किसी भी पॉइंट के, अगर वो 5, 7, 10 लाइन का पॉइंट्स है ना, उसकी जो पहली 2-3 लाइन है इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए ना कि उसको आगे पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े और आगे जाके आप कोई ना कोई एग्जाम्पल दे दो। सिंपल सा ये है। फर्स्ट 3, 4, 5 लाइंस जो हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए, मैटर अंडरलाइन किया होना चाहिए। अगर उसकी एग्जाम्पल दे रहे हो सेम लाइन में नहीं देनी है, एक लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ बना के एग्जाम्पल देना तो ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। अंडरलाइन करना, है ना, जैसे करते हो ना, बाहर जाते हो मेकअप करते हो कि नहीं करते हो? आप लोग तो पता नहीं करते होगे, पेरेंट्स तो कोई लिपस्टिक भी लगाता है तो करता है ना, उसको लाइनिंग भी करते हैं ना उसको। आई शेडो को मेरे को 2-3 चीजें याद हैं जो मैंने लगाई हुई है ना। करते हैं ना, दिस इज आउटलाइनिंग। ऐसे ही आपकी अंडरलाइनिंग होनी है। प्रथम खुश हो गया, कहता सर मैंने 4 लगाई हुई। आपने 2-3 लगाई हैं, कहता मैंने तो 4-5 लगा के भी देख ली। वो सारा कुछ होता है ना। दिस इज टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ फीचर्स, वी कैन से। तो जब हम शीट में अपनी अपीयर करेंगे, हमारे फीचर्स कैसे इफेक्टिव होंगे? जब हम मैटर को अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग देंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। जो चीज हमारी इंपॉर्टेंट है ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। हम पॉइंट लिख रहे हैं, पॉइंट में 5-7 लाइन फिल हुई, हमने एग्जांपल लिखनी है, सेम लाइन में एग्जांपल रखोगे कोई नहीं पढ़ेगा। एक लाइन छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम में एग्जांपल कर लीजिए, हर कोई पढ़ेगा, है ना। अगर टीचर ऐसे बोलता बोलता बीच में रुक जाए तो ध्यान आता है ना कि रुक क्यों गए ऐसे। उसके बाद जो बोला जाता है वो हर कोई सुन रहा होता है। यही हमने करना है। हमने जो अपनी चीज पढ़ानी है ना पेपर में, वो चीज एक्सप्रेस करनी है अच्छे से, अलग से। एक लाइन छोड़ दीजिए और कभी भी सेम शीट पे नया आंसर स्टार्ट नहीं करना है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आप लोग क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने किया इस बार, जो आप आगे भी करते ही हो। अगर ये आपकी शीट है, ये अगर आपको एक पेज मिला तो
सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 21 आप यहाँ कर रहे थे, आपने यहाँ करके यहाँ खत्म कर दिया, यहाँ पे एक लाइन रहती है, आप लिखते हो आंसर नंबर 22। आप देखो, आप एक लाइन नहीं छोड़ पाते हो। वैसे पता नहीं कितने पेपर्स आप खराब, कितने पेजेस आप नोटबुक से खराब करते हो, आप यहाँ से शुरू कर देते हो, हालांकि यहाँ से होना नहीं चाहिए था। एक इससे भी आगे निकल गया, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 22, एरो डाला, यहाँ जाके उसने 22 शुरू कर दिया, यहाँ ने लिखा 22, यहाँ पे आंसर लिख रहा है। भैया इसको भी यही ले आओ, इस बेचारे को यहाँ से आने में क्या लगता था। 22 PTO हम कर ही लेंगे ना, आपके बताने से थोड़ी करेंगे। आपके बाकी शीट हमने कौन सा आपके बताने से PTO करी नहीं। आप लिखी वहां पे दो, उसको 2 लाइन, एक लाइन को छोड़ दो। अदरवाइज होना क्या चाहिए मैं बताऊंगा आपको। पहले 20 आपके 1 मार्कर्स हैं, वो तो आपके 1 2 3 जितने पेजेस लगेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 21 आपने करना है, ये आपकी शीट है, आप 21 करो। सपोज आपका यहाँ पे स्टार्ट खत्म हो रहा है, 3 मार्कर था ये, इसको छोड़ दो, क्रॉस करके छोड़ दो, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। लेट द एग्जामिनर आल्सो फील कि मैं नया कुछ कर रहा हूँ। ये कई बार हम वैसे ही याद आ जाएगी, एक लाइन और लिखनी थी, हम यहाँ लिख पाए, नहीं लिखेंगे तो बाद में क्रॉस कर दो, उसमें क्या जाता है। 22 ये लिखा, हाफ पेज बचता है, आप हाफ छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 3 मार्कर 4 मार्कर की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज 3 मार्कर 4 मार्कर आपका मोर देन हाफ पेज ले लेंगे आराम से। 22 नेक्स्ट पेज, 22 20 23 24 25। सपोज क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 30 आई थिंक 31 इज 6 मार्कर। हमने किया से ये पेज है आपका 30, हमने कर दिया, बिकॉज वो तो एक पेज में नहीं आएगा, अगला भी कंटिन्यू किया 30। सपोज वो तीसरे पेज में खत्म हो जाते, यहाँ पे खत्म हो गया, ओवर, लाइन लगा दो, खत्म कर दो, नेक्स्ट पेज पे जाओ, नए पेज से नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करो, बट कीप इन माइंड नीचे वाला पोर्शन क्रॉस किया होना चाहिए। एग्जामिनर को भी थोड़ा सा फील होने दो आप कुछ नया लिख रहे हो। और ये चीज ना 1 मार्कर के लिए मत करना, बिकॉज 1 मार्कर तो 1 वर्ड आंसर, ये ना हो कि 1 मार्कर में वहां पे जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 ये इसका आंसर लिखा, पेज क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, ये नहीं करना है। 1 मार्कर्स 20 जो है वो सेम पेज पे आते रहेंगे, कंटिन्यूली आते रहेंगे। वो 21 ऑनवर्ड्स आपने 21 से 32 आपने ये करना है काम। ऐसे ही अकाउंट्स में 34 तक से 34 है, बिजनेस के क्वेश्चन 34 है, अकाउंट्स के 32 है। अकाउंट्स में भी ऐसे ही करना है, 1 मार्कर्स सारे कंटिन्यूसली, और जो अगले क्वेश्चंस हैं एक पेज पे एक क्वेश्चन आना चाहिए, मींस सेम पेज पे नया क्वेश्चन शुरू नहीं होना चाहिए। जिस पेज पे एंड हो रहा है वो पेज छोड़ देना चाहिए, उसके बाद क्रॉस कर देना चाहिए। लेट द एग्जामिनर कि आप कुछ नया कर रहे हो, नया क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको भी थोड़ा सा आ जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द आंसर नंबर। ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, आपने मेरे को तो बोल दिया कि सर मैंने ये आंसर नंबर नहीं लिखा था, अब मैं क्या करूं। मेरे को भी पता है कि ये बच्चा कैसा है, ये कौन है, मैं कर लूंगा। वहां पे हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है एक्सेप्ट आर रोल नंबर प्लस आर क्वेश्चन नंबर। वहां पे नहीं किसी को पता कि ये पढ़ने वाला बच्चा है कि ये नहीं पढ़ने वाला बच्चा। डोंट फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर इन द शीट। वहां पे तो अब उसने अगर चेक कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो हम कह नहीं सकते कि आपने चेक क्यों नहीं किया। हम कैसे कह सकते हैं कि आपने चेक, आपने आंसर नंबर नहीं डाला, हम नहीं कह सकते है ना। यहाँ पे स्कूल में टीचर्स कर लेते हैं, बिकॉज बच्चों का पता होता है कौन सा बच्चा कैसा है। वहां नहीं, कोई वहां कर ले तो कर भी ले, रिस्की है, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ना ही चलना है पता हमें उसने चेक किया है कि नहीं किया। बाद में कौन रिवैल्यूएशन वगैरह करवाता फिरेगा, और बाद में कौन शीट्स की फोटो कॉपी मंगवाता फिरेगा बोर्ड से। उस टाइम पे ये होते जितने मार्क्स आ गए भैया ठीक है सब कुछ है ना। प्रेजेंटेशन है आपकी, हम कहीं जाते हैं, हम मैंने पहले भी कहा, हम लोग तैयार होते हैं कि नहीं होते, हम सूट्स वगैरह की मैचिंग करते हैं कि नहीं करते, हम जीन टॉप की मैचिंग करते हैं कि नहीं करते, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग कहें कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, तो आपका आंसर भी अच्छा दिखना चाहिए ना। वो कैसे दिख सकता है? वो ऐसे ही है कि बस आप क्वेश्चन नंबर डालो, राइटिंग साफ करो, हेडिंग अंडरलाइन करो, मेन जो है मैटर उसमें से पॉइंट में से वो अंडरलाइन करो, और बाद में जितना पोर्शन का बच जाए वो क्रॉस करके छोड़ दो, उसको नए पेज पे नया क्वेश्चन स्टार्ट करो। और इधर इधर इस साइड पे मार्जिन ड्रॉ करो आपके लिए। इस साइड मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप इस साइड पे राइट साइड मार्जिन जो है वो ड्रॉ करते हो, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको आंसर आता नहीं है, आपने शीट की लेंथ दिखानी है, मैटर की लेंथ ज्यादा, इसलिए आप यहाँ मार्जिन छोड़ रहे हो। राइट साइड पे
किसी मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने अकाउंट्स में रफ वर्क करना है देन सेपरेट इशू, तब आप रीजनेबल सा ड्रॉ कर रफ वर्क कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिन हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, जहां हमने लिखना होता है आंसर नंबर से 21, ये हमारे आंसर नंबर लिखने के लिए और उसके मार्क्स देने के लिए मार्जिन होता है। आपने यहाँ लिखा आंसर 21, उसने इसको चेक किया 3 मार्क्स थे, उसने 3 यहाँ लगाने होते हैं, आपके आंसर नंबर के नीचे उसने मार्क्स लगाने होते हैं 3, इसलिए वहां मार्जिन चाहिए होता है। बिजनेस स्टडीज में कोई मार्जिन नहीं रिक्वायर्ड है राइट साइड पे। अकाउंट्स में आपको जरूरत पड़े आप राइट साइड पे मार्जिन रफ वर्क ऊपर लिख के, ऊपर इसका भी प्रेजेंटेशन का इसका है वे, ऊपर लिख के रफ वर्क जो आपने छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है वो करके एट द एंड इसको काट देना चाहिए। ये आपके चेक करने वाला नहीं है सर, ऊपर लिखा हो रफ वर्क, और आपका रफ वर्क कहाँ होता है, आपका ये सम का पोर्शन आपका यहाँ रफ वर्क होता है, पता नहीं चलता कि वो रफ है या वो फेयर है। फिर क्या होता है, फेयर बच जाता है, रफ चेक हो जाता है, उसके हिसाब से मार्क। और रफ वर्क के लिए जो मैंने एक जगह बताई है ये बहुत ज्यादा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लास्ट शीट खोलते हैं और लास्ट शीट पर रफ वर्क कर रहे होते हैं। कई तो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं प्री बोर्ड में, वो एक्स्ट्रा शीट ही ले लेते हैं रफ वर्क के लिए, जो हमने बंद कर दी है, हम नहीं देते हैं वो, इसलिए वी डोंट वांट कि आप यहाँ पे रफ वर्क करो, वी वांट कि आप इसके साथ यही प्लस माइनस करो ना, जैसे सिखाई गई है आपको आपके रफ वर्क के मार्क्स ज्यादा बन जाते हैं और फेयर के बनते नहीं, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये 2 बातें मेरे को याद आ गई थी, मैंने बता दी, प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है। देन राइट कौन सा रहता है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। प्रियंका, आता है बच्चे? नहीं आता, नहीं तो आप रूम चेंज करो, आ जाएगा याद, देखना आप अभी आप रूम चेंज कर रहे थे ना, पहले कहीं और थे बेचारी, उसका नाम लिया है कहीं और आ गई, थोड़ा सा एक रूम और चेंज कर लो बेटा, आंसर याद आ जाएगा। देखो जब बैठना बीच में है तो कैसे पढ़ोगे। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कनिका। Right to consumer education refers to that the consumers has the right to know about the facilities that they are provided for against the exploitation they are being faced, and how they can protect themselves by filing the case against the company. Again, weekly magazines are being published for educating the consumers ठीक है बेटा, on. मैं आपका सारा आंसर पढ़ूंगा ना तो मैं आपको 3 में 3 दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लिमिटेड रह गया ना फर्स्ट 2 लाइंस पे तो 3 में 1.5 और 2 मैक्सिमम आ सकते हैं। आपने फैसिलिटीज की बात करी, कौन सी फैसिलिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेलिंग, क्या फिर होम डिलीवरी, दीज आर द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। यहाँ कंज्यूमर एजुकेशन की बात हो रही है, उसको फैसिलिटीज देने की बात नहीं हो रही। ही आपको लिखना चाहिए, ही हैज द फुल राइट टू बी एजुकेटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द एनजीओज। उसके बाद जो आपने बोला ना वो सारा कुछ ठीक था, जो लास्ट की 2-3 लाइन आपने बोली, फैसिलिटीज वर्ड यहाँ पे आई थिंक सूटेबल नहीं है। ही शुड बी गिवन एजुकेशन अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज which he has or which he has to perform. For this आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हो that various campaigns are being organized by the government or by NGOs. जागो ग्राहक, जागो हम बहुत कॉमनली लेते हैं, प्रिंट मीडिया में ये ऐड आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती है। देन एनजीओ जो है ये कैंपेन चलाती हैं, अलग अलग जगह पे जाके ये बताती हैं कंज्यूमर्स को उनके राइट्स क्या है। हमारे भी स्कूल में 4-5 साल पहले एक एनजीओ आई थी, उसने बताया था कंज्यूमर के राइट्स के बारे में। जगह जगह जा जाके वो लोगों को बताते हैं कि उनके राइट्स क्या है। दिस इज द वे ऑफ एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स। ओके सर, जैसे मैंने पहले कहा ना, यहीं से बात हमारी स्टार्ट हुई थी। आपकी पहली 2-3 लाइन बहुत बहुत ज्यादा क्वालिटी की होनी चाहिए, उसको अगली लाइन पढ़ने की जरूरत ही न पड़े।
आपका फर्स्ट इंप्रेशन 2-3 लाइंस का ऐसा हो कि वो कहे कि बस मैंने पढ़ना ही नहीं है, बच्चे को सारा ही आता है, ठीक। उसके बाद हमने उसको फिर पढ़ाना है, ये नहीं कि नहीं पढ़ाना कैसे, अंडरलाइन करते रहना है हमने। एग्जाम्पल हमने लाइन छोड़ के लिखी, जैसे मैंने पहले बताया। पेपर आपका इतना इफेक्टिव हो कि वो बिना पढ़े चेक करे उसको, हम चेक करवाएं अगर उससे कि ये वाला चेक करो, देखो अंडरलाइन किया हुआ है, देखो लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, बिकॉज ऐसे वाले काम ना वही करेगा जिसे आता है ना। इसको नहीं आता वो नहीं, वो तो पैराग्राफ बढ़ा के लिखे, कहीं वो पढ़ ही ना ले, इसीलिए पैराग्राफ के मार्क्स कम आते हैं, इसलिए पॉइंट्स के मार्क्स ज्यादा आते हैं। अगर कोई आंसर आपने पैराग्राफ में भी करना हो ना, उसके पॉइंट्स बना दो। इसका सपोज पैराग्राफ बनता हो, एक पूरा पैरा ही बनता है, अलग अलग पैराग्राफ बनाओ, एक पैरा में ना लिखो, उसके पॉइंट्स बना दो, उसका पैरा चेंज कर दो। दिस इज द वे ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द शीट, ठीक। और राइट कौन सा रहता डिस्कस करने वाला अपना? Right to choose. राइट टू चूज, यस। ये कौन बताएगा? हरलीन। As per this right, the consumer must be free to choose the product from the variety of products at the competitive prices. There should be a free competition so that consumer can make a right choice to satisfy their needs. Yes, he should have the different varieties of the products. That is why देखो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, एक नहीं बनता है प्रोडक्ट। अगर हम शैम्पू की बात करें तो शैम्पूज की कई कंपनी है, और अगर हम शैम्पू की एक कंपनी की बात करें, एक कंपनी के ही कई शैम्पूज हैं। और अगर हम एक कंपनी के एक शैम्पू की बात करें, उसमें भी कितनी ज्यादा वैरायटी है। एक रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के पाउच से लेकर लीटर की बोतल तक जो है वो आती है। मीन्स हर तरह का जो कंज्यूमर है वो अपना एक्सरसाइज राइट एक्सरसाइज कर सके कि उसमें किसी की इनकम थोड़ी, उसने थोड़ी चीज लेनी है, किसी की इनकम ज्यादा, उसने ज्यादा चीज लेनी है ना। ये ना हो कि जो शैम्पूज है वो सिर्फ लीटर की बोतल में बन रहे हैं, और जो बेचारा वो रोज कमाने वाला है वो शैम्पू यूज ही नहीं कर पा रहा, राइट। उसके पास वैरायटीज होनी चाहिए, उसके पास हर तरह का प्रोडक्ट कंपनी के पास होना चाहिए, सो दैट कि सारे कंज्यूमर्स को वो कवर कर ले, कोई कंज्यूमर रह ना जाए, बिकॉज द कंज्यूमर्स हैव राइट टू चूज, राइट। राइट सारे हो गए हैं हमारे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंज्यूमर्स की कोई मेरे को बता दो फटाफट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, फटाफट एक एक करके। तनवीर। Consumer should always ask for cash memo as a proof that a purchase or sale has been made, and in any case his good is found defective or the service is undervalues his expectation, then he can file a complaint against seller or the provider of service. Yes, he should go for the bill or cash memo, whichever case is there, है ना। ठीक है, सेकंड दिलांशी। So consumer should choose standardized products. Yes, standardized product, quality product, branded products, fine. Then Vasundhara. Consumer must choose the product. बेटा ऑडिबल नहीं हो आप वसुंधरा, चेक करना अपना ऑडियो। इशिता, जब तक आप बताओ। Buy the product blindly. Should Not buy product blindly. not purchase the product blindly. Yes, Molly. So he should check the details of the product before buying in. Yes, before buying we should check the labeling of the product, detail of the product. Good. Then Harleen. He should be quality conscious. He must be quality conscious. Yes, yes. Kanika. One should be aware of false advertisement. All the Advertisement. all the advertisements. इससे क्या होगा? एडवर्टाइज, अगर मैं सही वर्ड सुन रहा हूँ तो उससे क्या होगा बेटा? सर एडवर्टाइजमेंट में कई चीजें गलत बताई होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई होती हैं वो। Should not have faith on the misleading advertisements, है ना, ये कह सकते हैं, राइट। Yes. ठीक है, और तनवीर, वन मोर। Consumer should operate or use the product according to the manual provided by the manufacturer. Yes, before using the product he should he should read the manual carefully which has been given by the producer. Then one more that responsibility is there, that he should be
ही शुड फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, है ना, he should be a part of consumer societies. Then one more should be there, that he should be aware about the environment. He should purchase only those products which are eco-friendly products, है ना, जो ऐसे नहीं है उसको परचेज नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक इसमें टॉपिक है रेमेडीज अवेलेबल, तो उसमें मेनली यही बनता है कि उसको या तो गुड्स को रिप्लेस कर दिया जाए या उसे कंपनसेशन दे दी जाए अगर इंजरी वगैरह हो रही है, या अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है तो, या फिर जितनी गुड्स की वैल्यू है उसका कम से जितनी कंपनसेशन की वैल्यू है उसका कम से कम 5% जो है वो एक कंज्यूमर वेलफेयर फंड बना हुआ है वहां पे ट्रांसफर कर देना चाहिए। दीज आर द रेमेडीज। रेमेडीज मीन उसको रिलीफ्स बाद में क्या क्या मिल रहे हैं। अगर गुड्स खराब निकलती हैं और वो कंज्यूमर एक्ट में केस कर देता है तो उसे क्या मिलेगा, है ना, उसे पैसे मिल सकते हैं उसकी इंजरी के, उसके चीज के, या चीज को रिप्लेस किया जा सकता है, या चीज को आगे वो सेल नहीं कर सकता वो प्रोड्यूसर, जितना मार्केट में सामान पड़ा हो उसको वो उठा लेगा मार्केट से, दोबारा नहीं सेल करेगा। ऑल दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर मार्केटिंग जो 11 चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक, आपका डाउट है तो जल्दी आप पूछ सकते हो बिकॉज लास्ट मिनट है।